पहला चैप्टर एक बार फिर से हम उसको शुरू कर देते हैं। तो पहला चैप्टर का नाम है आपका जीवों में जनन। अभी मनुष्य में नहीं आ रहा, पहला जीवों में जनन। तो जीव क्या होते हैं? जो कोशिका से बने हुए होते हैं, जो जीवित प्रक्रियाएं दिखाते हैं। जीवित प्रक्रियाएं में क्या क्या आती हैं? वृद्धि हो गया, जनन हो गया, ये सब चीज जीवन की प्रक्रिया है ना। उत्सर्जन हो गया, पाचन हो गया, ये सब चीज जीवन की प्रक्रियाएं हैं। तो ऐसे जीव जो जीवन प्रक्रियाएं दिखाते हैं उन्हें हम लोग जीवित प्राणी कहते हैं। अब जीवित प्राणी में आप लोग जान रहे हैं कि हरे पौधे भी होते हैं और जीव जंतु भी होते हैं। अब जीवों में जनन चैप्टर का नाम है, तो इससे मालूम चल रहा है कि हम लोग जनन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जनन ये जो एक शब्द है जनन, इससे आप लोग क्या समझते हैं? अपने जैसा एक और बना। हाँ, अपने जैसा एक और बना लेना, अपने जैसा एक और संतान बना लेना, उसको हम लोग जनन कहते हैं। अब इसको जानने से पहले कुछ और पॉइंट्स जान लिया जाए। जैसा पहला पॉइंट आप लोग का है जीवन अवधि। बता चुके हैं आप लोगों को कि जीवन अवधि मतलब होता है कि एक जीवित प्राणी के, एक जीवित जंतु के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीवन अवधि। आप लोग भी शामिल हुए इसमें तो ठीक लगता है, बोलने जैसा मत बैठा करो, बोला करो। तो जीवन अवधि मतलब होता है कि जीवन उसके जन्म से लेके और प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है, जो अंतराल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीवन अवधि। ठीक। अब इस जीवन अवधि में जो भी जीव जंतु होता है वो बहुत सारी प्रक्रियाएं दिखाता है। वो धीमे धीमे करके वृद्धि करता है, वयस्क होता है, जनन करता है, वृद्ध अवस्था में आता है और मृत्यु हो जाती है। तो ये हम लोग जीवन अवधि को आसान शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी जंतु की जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय अंतराल होता है उसे हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। अब जीवन अवधि अलग अलग जीवों की अलग अलग होती है। जरूरी नहीं है कि जिसकी बहुत बड़ी साइज है उसकी जीवन अवधि ज्यादा हो, या जिसकी बहुत छोटी साइज है उसकी जीवन अवधि कम हो। एक जैसे साइज के जीवों की जीवन अवधि अलग अलग हो सकती है। जैसे बरगद का पेड़, आम का पेड़, बहुत अंतर है। बरगद का पेड़ हजार साल तक जिंदा रह जाता है, आम का पेड़ उतना नहीं होता है। 50 साल 60 साल में उसकी जीवन अवधि खत्म होने लगती है, वो अपने वृद्ध अवस्था में आते आते खत्म हो जाता है। इसी तरह तोता और कौवा, तोता की जीवन अवधि जो होती है, तोते की जीवन अवधि बहुत ज्यादा होती है। कई तोते 100 साल तक जिंदा रहते हैं, लेकिन कौवे की 12 से 15 साल होती है। साइज तो एक ही हो गया। तो इसी वजह से जीवन अवधि अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ एक अपवाद होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब एक कोशिकीय होते हैं ना। पढ़े थे हम लोग मोनियरा प्रोटिस्टा में, ये सब में एक कोशिकीय होते हैं। तो इन लोगों की मृत्यु नहीं होती है, प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों की प्राकृतिक मृत्यु क्यों नहीं होती? बहुकोशिकीय तो होती है, हम लोग देखे हैं आसपास हमेशा लोग की मृत्यु होती है, पौधा सूख के मर जाता है, लेकिन एक कोशिकीय जीव की मृत्यु नहीं होती। ऐसा क्यों बोला गया? चलो हम बता देते हैं। ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि एक कोशिकीय जीव जो होता है वो जनन कर देता है, अपनी मृत्यु से पहले वो जनन कर लेता है। और वो एक कोशिकीय जीव जनन साधारण जनन नहीं करता है। वो क्या होता है? ये एक जीव है। अब ये जीव क्या होता है? बढ़कर 2 डॉटर सेल्स में बढ़ जाता है। डॉटर सेल्स मतलब संतान कोशिकाएं। एक कोशिका होती है, वो बढ़कर 2 संतान कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो यहाँ जो एक इसका था, इसकी मृत्यु हुई हुई, ये तो फिर से अपने छोटे रूप में आ गया, अपने बचपन में आ गया। ये तो अब ये फिर से वृद्धि करेगा, ये दोनों फिर से वृद्धि करेंगे, फिर से वृद्धि करेंगे, वृद्धि हो गए। अब इसकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी, नहीं, लेकिन ये विभाजन करके 2 फिर से छोटे डॉटर सेल्स में बन गए। तो इसकी मृत्यु हो रही है, क्योंकि मृत्यु तो तब होती है ना जब हम एक अवस्था तक पहुंच जाते हैं फिर मर जाते हैं। ये एक अवस्था तक पहुंच के वापस पीछे आ जा रहा है, फिर पहुंच रहा है, फिर वापस पीछे आ जा रहा है। समझ रहा है ना? इसीलिए बोलते हैं कि एक कोशिकीय जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। रासायनिक मृत्यु हो सकती है, हम लोग एंटीबायोटिक्स डाल दें सब मर जाएंगे,
हम लोग कुछ छिड़काव कर दें तो सारे बैक्टीरिया, हम लोग का फंगल इन्फेक्शन होता है, एक कोशिकीय जीव होते हैं सब, उस पर हम लोग दवा लगा लेते हैं, वो सारे मर जाते हैं। तो वो प्राकृतिक मृत्यु तो नहीं ना हुई? प्राकृतिक मृत्यु मतलब अपने से बूढ़े होकर मर जाना, उसको प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं। अब आता है, हम लोग इसको हम क्यों बताएं तुम लोगों को कि एक कोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती? इसलिए बताएं क्योंकि हम लोग को अब जनन के बारे में बताना था। ये क्या कर रहा है? ये अपने जैसे और बना रहा है ना, यानी कि ये जनन कर रहा है। तो जनन जो होता है हम लोग का बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला है लैंगिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन। तो अब इसके बारे में बता दें कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या होता है। बहुत सारे बच्चे जो है इस नाम से कंफ्यूज होते हैं कि लैंगिक और अलैंगिक, सिर्फ अ शब्द आ रहा है आगे, मतलब एकदम बदल जा रहा है। तो पहले जानते हैं हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में। तो अलैंगिक जनन ऐसा जनन होता है जिसमें केवल एक जनक मतलब पेरेंट्स, मम्मी पापा, पेरेंट्स, जिसमें केवल एक जनक नई संतान बनाने की क्षमता रखता है, उसे हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ये अलैंगिक मतलब केवल एक जनक नई संतान बनाने की क्षमता रखता है, उसको हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। ठीक, अब ये जो है, अब दूसरी चीज आते हैं लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन ऐसा जनन होता है जिसमें दो जनक, दो विपरीत लिंग के जनक, फिर से ध्यान रखना, दो विपरीत लिंग मतलब एक मेल दूसरा फीमेल, तो दो विपरीत लिंग के जनक युग्मक मिलकर और नई संतान का निर्माण करते हैं, उन्हें हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। समझ आया? अलैंगिक में केवल एक ही जनक नया बना दे रहा है और यहाँ पे दो लोग मिलके एक नई संतान बना रहे हैं, इसे लैंगिक और अलैंगिक कहते हैं। अब यहाँ देखने वाली बात है कि अलैंगिक जनन में कोई युग्मकों का कोई हाथ नहीं होता है, युग्मक का कोई हाथ नहीं होता है। युग्मक मतलब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। गैमेट्स पढ़े थे ना तुम लोग? मेल गैमेट्स मेल में बनते हैं, फीमेल गैमेट्स फीमेल में बनते हैं। तो अलैंगिक जनन में युग्मकों का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि बिना युग्मकों के यही अपनी कायिक जनन से मतलब अपने बाकी बॉडी पार्ट से ये दूसरे जीवों को जनन कर देते हैं, इसीलिए इसको अलैंगिक कहा गया। और जहां युग्मकों का रोल आ जाए, युग्मक शामिल हो जाए इसमें, तो उसको हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। अब हम लोग बेसिक पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन में जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि एक जीव ही नया संतान बनाने की काबिलियत रखता है, तो इसीलिए क्या होता है, इसमें समसूत्री विभाजन द्वारा जीव उत्पन्न होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन नहीं, समसूत्री, फोटोकॉपी जिसको कहते हैं। तो जब जैसे हम अपनी अगर फोटोकॉपी करनी है तो एकदम मेरे जैसा रहेगा, हमारे जैसा चश्मा पहना रहेगा, हमारे जैसा कान रहेगा, नाक रहेगा, फोटोकॉपी होगी ना। तो इस फोटोकॉपी को एक शब्द दिया गया जिसको कहा गया क्लोन। ठीक है, इस शब्द को याद रखना, क्लोन मतलब किसी जीव की एकदम हूबहू फोटोकॉपी। अब वो बाहरी तरफ से भी एकदम सेम रहेगी और वो आनुवंशिक तौर पर मतलब कि उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो भी एकदम सेम रहेंगे। ये अलैंगिक जनन में ही देखा जा सकता है, लैंगिक जनन में नहीं देखा जा सकता। लैंगिक जनन में क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि दो लोग मिल रहे हैं तब तीसरा बन रहा है, तो यहाँ दोनों के कैरेक्टर्स मिल जा रहे हैं। और अलैंगिक में क्या हो रहा है, एक ही अपने आप को फोटोकॉपी कर ले रहा है, तो इसीलिए एकदम सेम हो जा रहा है। समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये हो गया अलैंगिक जनन के बारे में। तो अलैंगिक जनन को एक शब्द नाम दिया गया जिसका नाम था क्लोन। अब कुछ ईस्ट जान रहे हो ना? ईस्ट एक कोशिकीय जीव होता है जो दही को बनने में या डो बनने में, खमीर जिसको कहते हैं। तुम लोग ईस्ट इस्तेमाल किए हो घर पे? नहीं किए हो कभी? तंदूरी रोटी बनता है तो उसमें ईस्ट पाउडर डलता है। ईस्ट पाउडर क्या होते हैं? ईस्ट क्या होते हैं? ईस्ट जीव होते हैं। ईस्ट जीव होते हैं जो क्या काम करते हैं? ईस्ट जो हम आटे में मिला देते हैं तो आटे में शर्करा मौजूद होता है, पहले से नेचुरल शर्करा ग्लूकोज मौजूद होता है। उस ग्लूकोज को वो खाकर और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ेंगे तो वो क्या होगा? फूल जाएगा। आटा हम लोग का जो थोड़ा सा था वो बढ़ के ज्यादा हो जाएगा और बड़ा ही फ्लफी रोटी बहुत बढ़िया मुलायम बनेगी।
तो ये ईस्ट का काम होता है। अब हम ईस्ट का क्यों एग्जाम्पल लिए, क्योंकि हमको जनन के बारे में बताना था। ईस्ट में हम लोग ज्यादातर अलैंगिक जनन देखने को मिलता है हम लोग। इसको रब कर दें। ईस्ट जो होता है, ईस्ट की खासियत यह रहती है, ईस्ट में जनन की खासियत रहती है कि ये सीधा टुकड़ा होकर ऐसे नहीं हो जाता है। ईस्ट की खासियत ये होती है कि ईस्ट में, ये ईस्ट है, एक इसकी न्यूक्लियस भी है। ईस्ट में जनन जो होता है अलैंगिक वाला, उसमें इस तरह का होता है, एक छोटा सा कली निकल जाता है और ये कली तब तक अटैच रहता है इस ईस्ट से, पेरेंट ईस्ट से, जब तक ये पूरी तरह से वयस्क ना हो जाए। जैसे ही पूरी तरह से वयस्क हो जाता है, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब ये दोनों क्या हुआ, ये नए डॉटर सेल्स बन गए। ऐसा नहीं कि अब ये बूढ़ा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये अपना वापस आ चुका है अपने स्टेज में और ये अपना नया बना दिया, तो दो नए बन गए। ऐसा नहीं कि एक नया बना, ऐसा नहीं, जब दो नए बन गए। एक बटेगा तो ये भी, हाँ ये समझ आ गया, एक बटेगा तो दो नए बनेंगे, ना कि एक नया बनेगा। समझ रहे हो ना? तो ये ईस्ट में इस तरह से होता है और इस प्रक्रिया को हम लोग जो है, और कलिका उत्पादन, इस जो ये कली बन रही थी, इसको कलिका उत्पादन कहते हैं। द्विखंडन में क्या होता है, जैसे अभी पहले बताया था तुम लोगों को, ये जीव जो होता है कोई भी सिंगल कोशिका वाला, इसके बीच में एक गड्ढा बनना शुरू हो जाता है दोनों तरफ से, और इसके ये जो न्यूक्लियस होता है वो भी चौड़ा होने लगता है। ये गड्ढा जब बढ़ता जाता है, इसमें भी गड्ढा आता है और गड्ढा आते आते ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है। पहले न्यूक्लियस अलग अलग हो जाता है, उसके बाद ये गड्ढा बीच से दोनों को अलग अलग बना देता है। समझ गए? इसको द्विखंडन कहते हैं इस प्रक्रिया को। जो अभी हम लोग देखे हैं ईस्ट के उसमें, वो कली का उत्पादन है। इसी तरह हाइड्रा में भी होता है। हाइड्रा एक जीव होता है, जान रहे हो तुम लोग, समुद्र में पाया जाता है। इस तरह से दिखता है। इस तरह से दिखता है और इसकी खासियत ये होती है कि ये मूवमेंट करता है बड़ा अजीब सा, सोमरसॉल्टिंग और लूपिंग मूवमेंट। सोमरसॉल्टिंग मतलब ये ऐसे है ना ऊपर, ये ऐसे गिर गया, फिर अपना पीछे उठा लिया, फिर ये अपना पीछे कर दिया, ये ऊपर उठा लिया, फिर ऐसे करके नीचे गिर गया, फिर तो ये सोमरसॉल्ट जिसको बोलते हैं ना, चाइना में सब जो है जैकी चैन पूरा अपने आप कलाबाजी खा जाता है, उसको सोमरसॉल्ट कहते हैं। तो ये मूवमेंट दिखाता है। और इसी तरह लूपिंग मूवमेंट भी दिखाता है। लूपिंग मूवमेंट कैसा होता है, ये ऐसे जीव है, ऐसे घुमा, तो ये फिर अपने आप को ऐसे आगे कर दिया, फिर ऐसे किया, फिर ये अपने आप को ऐसे आगे खींच लिया, फिर ऐसे आगे किया, फिर अपने आप को आगे खींच लिया। इसको कहते हैं लूपिंग मूवमेंट, केचुआ टाइप का। तो लूपिंग मूवमेंट और सोमरसॉल्टिंग मूवमेंट ये दिखाता है। इसमें भी यही इसी तरह का जनन होता है अलैंगिक वाला, कली का उत्पादन। एक छोटी सी कली निकल आती है, इसमें कली निकल आती है, छोटी सी कली, ये तब तक इससे अटैच रहती है जब तक एक थोड़ा सा वयस्क ना हो जाए। अब ये धीमे धीमे इससे अलग होके एक नया हाइड्रा निर्माण हो जाता है। समझ रहे हो ना? ये एक कोश की नहीं है, इसीलिए इसकी मृत्यु हो जाती है। समझ रहे हो? हाँ। ये अगर एक बांट देगा तो ये वाला खत्म हो जाएगा, ये अलग हो गया। अब ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि ये नया बन जाए, ये नया बन जाए। एक कोशिकीय में ही ये बात कथन सत्य रहेगा, बाकी कहीं नहीं। बाकी सबकी मृत्यु होती है, केवल एक कोशिकीय जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और तरह का जनन अलैंगिक, जिसको बोलते हैं पुटिका भवन। पुटिका भवन, पुटिका भवन एक ऐसा तरह का अलैंगिक जनन है जिसमें क्या होता है, कोई फंजाई जो होता है, ये फंजाई में ज्यादा देखा जा सकता है। फंजाई जो होता है वो अपने चारों तरफ एक सिस्ट बना लेता है, एक बहुत ही 3 लेयर का एक कवर बना लेता है, जिसको सिस्ट कहते हैं। और इसी सिस्ट के अंदर ये तब तक रहता है जब तक इसके कंडीशंस अच्छे नहीं हो जाते, प्राकृतिक कंडीशन इसके अनुसार नहीं हो जाते, तब तक ये उस सिस्ट के अंदर बंद रहता है। और उस सिस्ट के अंदर ये फोटोकॉपी अपनी करता रहता है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 फोटोकॉपी करता रहता है। और जैसे ही ये ऐसी जगह पर गिर जाता है जहां इसको नमी मिल जाए, जहां इसको भोजन मिल जाए, तो वहां पे क्या होता है, ये सिस्ट जो है क्रैक होना शुरू कर देता है, क्रैक होना शुरू कर देता है। और इसमें से बहुत सारे फंजाई की जो विभाजन हुआ है, जो फंजाई, वो सारे निकल जाते हैं और अपने अपना उग जाते हैं, नया फंजाई निकल आता है। इसको बोलते हैं, इसको बीजाणु जनन कहते हैं।
ये पुटिका भवन बना लिया अपना। पुटिका भवन के बाद जो इसके अंदर से बीजाणु निकले छोटे छोटे, जिसको विभाजन, जो अलैंगिक विभाजन हुआ था, तो उस तरह के जनन को हम लोग कहते हैं बीजाणु जनन। अब आता है कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो बड़ा ही अलग तरीके का अलैंगिक जनन दिखाते हैं, क्योंकि उनके जो स्पोर्स समझ रहे हो ना, स्पोर्स बीजाणु जिसको कहते हैं, फंजाई बीजाणु से करते हैं ना, तो जो स्पोर्स होते हैं वो चलने योग्य होते हैं, ऐसे जैसे स्पर्म होते हैं चलने योग्य, इस तरह कुछ फंजाई के बीजाणु भी होते हैं। तो वो कहाँ चल पाएंगे? हवा में चल पाएंगे? जमीन में चल पाएंगे? कहाँ चल पाएंगे? पानी में चल पाएंगे। तो ऐसे फंजाई जिनके बीजाणु चल सकते हैं, उन चलने वाले स्पोर्स को हम लोग जू स्पोर्स कहते हैं। वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पानी में पाए जाते हैं। और तरह का जनन है अलैंगिक वाला, पुनरुद्भवन। तुम लोग को बताया था ना, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर, ये जीव से तुम लोग को हमेशा याद आ जाएगा, ये समुद्र में रहने वाले जीव हैं। इनका शरीर कई टुकड़ों में टूट जाता है, हर टुकड़ा एक नए जीव को जन्म दे देता है। इस तरीके को बोलते हैं हम लोग पुनरुद्भवन। ठीक है। इसी तरह हम लोग पौधा को देखते हैं, पौधों को अपने, गुलाब है, काट दिए, उसको लगा दिए, कटिंग, इससे भी नया पौधा निकल गया ना। इसमें दो लोग तो शामिल है ना, है, तो इसको भी अलैंगिक जनन में ही गिना जाएगा हम लोग, समझ रहे हो ना। इसी तरह हम लोग आलू का वो उसका जो बड होता है, नोड होता है, नोड, उसको हम लोग काट के लगा दिए, तो वो नया आलू का पेड़ निर्माण हो गया, तो वो भी अलैंगिक जनन में ही आता है। समझ आ रहा है अलैंगिक जनन। नेक्स्ट है हम लोग का लैंगिक जनन। अब जैसा कि नाम हम लोग देख रहे हैं, लैंगिक जनन हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि लैंगिक जनन मतलब होता है जहाँ युग्मक शामिल होते हैं वहाँ पे लैंगिक जनन होता है, और युग्मक जहाँ शामिल होता है वहाँ लैंगिक जनन होता है। तो जहाँ युग्मक शामिल होंगे तो दो युग्मक होते हैं, एक नर युग्मक, एक मादा युग्मक, समझ रहे हो ना। तो नर युग्मक, नर शामिल होगा तभी नर युग्मक आएगा, मादा शामिल होगी तो मादा युग्मक आएगा। तो यानी कि यहाँ पे दो जनक शामिल होते हैं जनन करने में या नई संतान उत्पन्न करने में। दो जनक शामिल होते हैं, इस तरह की जनन को हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। बता भी चुके थे अभी। अब यहाँ पे कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके जो युग्मक होते हैं वो एकदम एक जैसे दिखते हैं, मतलब मादा युग्मक और नर युग्मक एकदम सेम दिखते हैं, एकदम एक जैसे। हम लोग में देखे होंगे इंसानों में या बाकी जीवों में स्पर्म अलग दिखता है, एग अलग दिखता है, तो हम लोग अलग अलग बता सकते हैं ना कि ये मेल वाला है, ये फीमेल वाला है, ऐसे बता सकते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें ये मेल युग्मक और फीमेल युग्मक दोनों एकदम एक समान दिखते हैं, तो उन लोगों में हम लोग बता ही नहीं सकते कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। ठीक, तो ऐसे जीवों को हम लोग समयुग्मकी बोलते हैं। समयुग्मकी, समयुग्मजी नहीं, अलग आ गया। समयुग्मज विषम युग्मज पढ़े थे ना हम लोग, उसमें आनुवंशिकता में समयुग्मजी ऐसे कैरेक्टर्स जिनका एक जैसे होते हैं, समयुग्मजी होते हैं, जैसे कैपिटल टी, वो सब हम लोग समयुग्मजी अलग हो गया, समयुग्मकी अलग हो गया, समझ आए। ऐसे जीव जिनके युग्मक एकदम एक जैसे दिखते हैं उन्हें हम लोग समयुग्मकी कहते हैं, और ऐसे युग्मक जिनके अलग अलग होते हैं उन्हें हम लोग विषम युग्मकी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो है ये जो लैंगिक जनन है, तो लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से बहुत ही ज़्यादा जटिल होता है, बहुत ही ज़्यादा विस्तार पूर्वक होता है और बहुत ही धीमा प्रोसेस होता है। अलैंगिक जनन बहुत तेज प्रोसेस है, काट दिए, लगा दिए, 2-3 दिन में जड़ पकड़ के उग गया और हमको नया बड़ा पौधा मिल गया, समझ रहे हो ना। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, दो युग्मक मिलते हैं, मिलने के बाद उसमें निषेचन होता है, निषेचन के बाद एक स्लो प्रोसेस से, धीमी प्रोसेस से एक संतान का निर्माण होता है। तो ये बहुत ही जटिल, धीमा प्रोसेस, बड़ा ही विस्तृत प्रोसेस है। अलैंगिक जनन के कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ही धीमा प्रोसेस है। दूसरी चीज, जनन से उत्पन्न होने वाली संतान, लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संतान अपने जनक, अपने पेरेंट्स का फोटोकॉपी नहीं होते हैं, ध्यान रखना, फोटोकॉपी नहीं होते हैं, बल्कि दोनों जनकों से अलग दिखते हैं। जैसे हम ही लोग को मान लो, हमारे पापा अलग दिखते हैं, हमारी मम्मी अलग दिखते हैं, हम उनका, मेरा एकदम उनका चेहरा तो नहीं। ये बताओ, अगर हम लोग इंसानों में भी लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन होता तो एक जैसे कई ठो दिखती, कैसे ठो प्रतीक दिखते हैं,
ऐसे होता है ना कि देखो प्रदीप वहां पे भी पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है, ऐसे होता? ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग अलैंगिक जनन से बनते हैं, समझ रहे ना? तो लैंगिक जनन में और अलैंगिक जनन में ये बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संतान अपने जनक की फोटोकॉपी होती है और लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संतान अपने जनक की एकदम समरूप नहीं होती। आसपास होता है क्योंकि उन्हीं से तो बना है, आसपास होगा, लेकिन एकदम इक्वल हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। जो भी जीव, कोई भी जीव जंतु अपने वृद्धि जब करता है तो एक निश्चित अवस्था तक पहुंच के ही जन्म कर पाता है। ऐसा तो है नहीं कि छोटे पे ही जन्म कर सकता है, एक कोई अवस्था तक पहुंचने के बाद ही जन्म कर सकता है कोई, तो उस अवस्था को हम लोग कहते हैं वयस्क अवस्था, ठीक है? या उसको वयस्क अवस्था कहते हैं या प्रवस्था कहते हैं, किशोर अवस्था कहते हैं। उसके बाद पौधों में इसको कायिक प्रवस्था कहते हैं, कायिक प्रवस्था। और उसके बाद आदमी इस अवस्था के बाद, इस कायिक अवस्था, किशोर अवस्था या कायिक प्रवस्था, इस अवस्था के बाद व्यक्ति जो होता है वो जनन के योग्य होता है। एक और अवस्था आती है जिसको बोलते हैं वृद्ध अवस्था या जीर्ण अवस्था, दोनों शब्द होता है, वृद्ध अवस्था या जीर्ण अवस्था। तो वृद्ध अवस्था या जीर्ण अवस्था जो होता है उसके बाद जनन की क्षमता कम होने लगती है और जनन की धीमे धीमे क्षमता खत्म हो जाती है किसी भी जीव में और वो मृत्यु की तरफ जाके खत्म हो जाती है। समझ गए ना? कुछ ऐसे जीव होते हैं जो 100 से 200, 100 से 150 साल बाद एक बार जनन करते हैं। तो 100 से 150 साल बाद कौन होगा जनन करने वाला? ऐसा इंसान कोई होगा? जानवर कोई 150 साल जानवर जिंदा देखे हो? कछुआ जिंदा रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 150 साल में एक बार करते हैं। ऐसा करेंगे तो सब मर जाएंगे। पौधे ऐसा करते हैं कुछ, जैसे बांस का पौधा, वो 100 से 120 साल के बाद एक बार, पूरे जीवन काल में एक बार। कितना अवधि होता है जीवन अवधि? जीवन अवधि बहुत होता है इंसान का, 150 साल तक का जीवन अवधि होता है। तो 100 से 150 साल तक के जीवन काल में केवल एक बार वो जन्म करते हैं और उस टाइम इनके पुष्प आते हैं, फूल। कभी बांस का फूल देखे हो? बहुत कम देखे हैं, कभी कहाँ देखे हो? हम देखे हैं वो जो निकलता है पुराना बांस होगा, नेट पे सर्च करना, चाइना में बांस की खेती होती है बहुत जमाने से, तो वहाँ तुम लोग बांस का फूल देख सकते हो। हम लोग के यहाँ खेती थोड़ी ना होती है बांस की, कहीं कहीं होती है, वो भी बहुत छोटे स्केल पे होती है। खेती कहाँ होती है सर? बांस की जैसे खेती होती है, इधर नहीं होती है, यहाँ नहीं होती होगी। जैसे 200 साल बाद जन्म करते हैं, लेकिन जो बांस के साइड से निकलता है वो लैंगिक जनन से हो रहे हैं ना सारे, हम लैंगिक की बात कर रहे हैं। बांस में भी लैंगिक जनन होता है, बीज बनता है, जो कुंभा पर निकल के हो गया होता है वो सब अलैंगिक जनन हो गया। पेड़ से सीधे, हाँ, वो उसके जड़ों से निकल के आ जा रहा है बगल से, सर एक ही रहता है पूरा, तो वो बीज नहीं ना उसमें हिस्सेदार हो रहे हैं, तो लैंगिक कहाँ हुआ? अलैंगिक हुआ वो तो बांस के पौधे में भी लैंगिक जनन होता है, लेकिन 100 से 150 साल में एक बार ऐसा होता है बांस में। तो उस टाइम बहुत सारे फूल निकलते हैं बांस के पेड़ पे, बहुत अत्यधिक, और बहुत सारे बीज निकलते हैं। उसके बाद वो बीज झड़ जाते हैं, जहाँ जहाँ झड़ते हैं वहाँ नया बांस निकल आता है। ऐसा होता है। तुम लोग नेट पे सर्च करना, बांस के जनन करते हुए बांस का फूल का दृश्य या वीडियो दिखाएगा उसमें, हम लोग आम तौर पे नहीं देख सकते। इसी तरह एक और पौधा होता है जिसको बोलते हैं नीलाकुरेजी। तमिलनाडु में ये एक पौधा है, नीलाकुरेजी ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पे। तो ये पौधा जो है 12 साल में एक बार पुष्पन करता है, यानी कि जनन एक बार करता है, नीलाकुरेजी जो होता है। तो तमिलनाडु में ये पिछले कुछ सालों पहले इसका समय आया था, 12 साल पे इतने पुष्प निकले थे। देखो ध्यान रखना, जो जीव बहुत समय बाद करते हैं जनन, उनके बहुत ज़्यादा पुष्प, बहुत ज़्यादा बीज बनते हैं, क्योंकि एक तो इतना लंबा समय आ रहा है, तो ज़्यादा बनाएंगे तब ना ज़्यादा फैल पाएंगे। इतने ज़्यादा पुष्प निकले थे कि तमिलनाडु की सड़कें जो थी वो फूल की चादर से ढकी हुई थी, इतनी मोटी मोटी चादर से। और बाहर से विदेशी आए थे देखने उसको, इतना आकर्षक वो समय था। प्रकृति में रहने वाले, जैसे तुम लोग को बता चुके हैं ये चीज़,
कि प्रकृति में रहने वाले जो जीव होते हैं वो एक विशिष्ट समय पर ही जनन करते हैं। जब जो प्राकृतिक में जीव नहीं रहते हैं, जो संरक्षण में रहते हैं जीव, संरक्षण और प्रकृति दो तरह का आवास होता है। एक संरक्षण आवास मतलब जो इंसानों द्वारा बनाया हुआ आवास हो, उसको संरक्षित आवास कहते हैं, और एक प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा बनाया हुआ। तो प्राकृतिक जो जीव होते हैं वो कुछ एक विशिष्ट अनुकूल समय पर ही वो जनन की प्रक्रिया दिखाते हैं, लेकिन जो संरक्षित माहौल में रहते हैं वो सालों भर जनन दिखा सकते हैं। अब हम इंसान साल भर जनन दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं, गाय है, बछड़ा है, बकरी है और ये कुत्ता है, ये सब कुछ खास समय पर ही देखे होंगे बच्चे पैदा होते हैं। सब सारे कुत्ते के बच्चे पैदा होते, खूब बहुत सारे कुत्ते छोटे छोटे घूमते हैं उस टाइम, ये तुम लोग देखे हो ठंडी में। तो कुछ विशेष समय जब उनकी परिस्थितियां अनुकूल हो उनके हिसाब से, तब उनके जनन का प्रक्रियाएं दिखाई देती हैं उनके अंदर। लेकिन जो जीव संरक्षण में रहते हैं, जैसे मुर्गी फार्म में, वो साल भर अंडे देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सब सिर्फ मानव कल्याण के लिए, सिर्फ हम लोग अपने कल्याण के लिए उसको ऐसा कराते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज जनन से रिलेटेड नहीं है कि कब बच्चे देना है कब नहीं देना, ये जनन से रिलेटेड नहीं है। ये है आपके वातावरण, आपके अंदर हार्मोनल बदलाव की वजह से। जब आपके अंदर सही वातावरण मिलेगा, आपके हार्मोन्स में बदलाव आएगा, तो आपको जनन की क्षमता आपकी ज्यादा या कम होगी, ऐसा होता है। लेकिन इंसानों में क्योंकि वो अपने खुद के वातावरण में रहता है, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं होता है। कि जो जीव खासकर नॉन प्राइमेट्स, प्राइमेट्स मतलब क्या होता है मालूम है? प्राइमेट्स मतलब होता है ऐसे जीव जो बंदरों की खानदान से आते हैं, उन्हें हम लोग प्राइमेट्स कहते हैं। हम लोग भी प्राइमेट्स में हम लोग, हम लोग हैं, चिंपैंजी है, एप्स हैं, ये जो बंदर जो आजकल घूमते हैं वो हैं, मंकीज, ये सब प्राइमेट्स के जाति में आते हैं। प्राइमेट्स को छोड़कर बाकी जो जीव होते हैं, जैसे गाय है, ये है, शेर है, चीता है, हाँ गोरिल्ला भी आता है, तो ये सब जीव जो होते हैं वो सब नॉन प्राइमेट्स में आते हैं। नॉन प्राइमेट्स कुछ खास समय पर ही अपना चक्र, जिसको बोलते हैं हम लोग मध्य चक्र, जैसे हम लोग जो लेडीज के अंदर चक्र होता है उसको ऋतुस्राव कहते हैं। ऋतुस्राव क्योंकि कुछ खास समय पे ये होता था। ये जो जीव जो प्रकृति में रहते हैं नॉन प्राइमेट्स वाले, इनको कहते हैं, इनके जो चक्र चलता है इनके अंदर उसको कहते हैं मध्य चक्र। और जो इंसान या बाकी प्राइमेट्स के अंदर होता है उसको कहते हैं ऋतुस्राव चक्र। पहले हम लोग जनन को, लैंगिक जनन को 3 हिस्से में बांट सकते हैं। 3 हिस्सा कौन कौन सा है? पहला है निषेचन पूर्व प्रक्रियाएं, निषेचन प्रक्रिया, और निषेचन के आगे की प्रक्रिया, मतलब जिसको क्या कहते हैं, निषेचन पश्चात प्रक्रियाएं। ये जो टर्म है, निषेचन पूर्व प्रक्रियाएं, निषेचन प्रक्रिया और निषेचन पश्च प्रक्रिया। निषेचन के पहले की प्रक्रिया, निषेचन प्रक्रिया और निषेचन के बाद की प्रक्रिया। 3 हिस्सों में हम लोग अपने लैंगिक जनन को बांट सकते हैं। तो इन 3 प्रक्रियाओं का है, पहला है निषेचन पूर्व प्रक्रिया, मतलब निषेचन मतलब समझ रहे हो ना, गैमेट्स जब मिल जाते हैं, दोनों जब मिल जाते हैं उसको निषेचन कहते हैं। अब निषेचन के पहले की प्रक्रिया जो होती है जिसको निषेचन पूर्व प्रक्रिया कहते हैं, इस प्रक्रिया में 2 पॉइंट्स आता है। पहला है युग्मकों का निर्माण, पहला तो युग्मक बनना, ये एक प्रक्रिया हो गई। उसके बाद युग्मकों का स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब समझ रहे हो, ट्रांसफर, जैसे मेल का ट्रांसफर फीमेल में या फीमेल का ट्रांसफर मेल में, ऐसा। तो युग्मकों का पहला है जनन, यानी कि युग्मकों का उत्पत्ति, और दूसरा है युग्मकों का स्थानांतरण। तो पहला तो युग्मक कैसे बनते हैं और उसके बाद उसको ट्रांसफर क्या करते हैं, कैसे ट्रांसफर होते हैं, ये पूर्व निषेचन हो गया। निषेचन के पहले की सारी प्रक्रिया हो गई। अब आता है हम लोगों का युग्मक का जनन, युग्मक जनन। तो युग्मक जनन जो होता है वो जैसे अभी पहले बताया तुम लोगों कि कुछ जीवों में युग्मक जो होते हैं वो एकदम सेम दिखते हैं, तो उन जीवों को क्या कहते हैं? समयुग्मकी, समयुग्मकी, युग्मजी नहीं, समयुग्मकी। और जो ऐसे होते हैं जिनके अंदर युग्मक अलग अलग दिखाई देते हैं, मतलब मेल युग्मक फीमेल युग्मक से अलग दिखाई देता है, तो उसे हम लोग विषम युग्मकी कहते हैं, ठीक है ना।
तो समयुग्मक ही कुछ जीव होते हैं। युग्मक का निर्माण स्त्री में और पुरुष में अलग अलग स्थानों पर होता है। जैसे इंसानों की बात करें तो पुरुष में इसका वृषण में होता है, वृषण कोश के अंदर वृषण में होता है, और स्त्री में ओवरी में होती है, अंडाशय में। जो जीव होते हैं उनके अंदर जो मेल गैमेट्स होता है या मेल युग्मक होता है या मर्द युग्मक जो होता है उसको हम लोग पुमाणु या शुक्राणु कहते हैं। पुमाणु भी शब्द आ सकता है पेपर में और शुक्राणु शब्द भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये मत समझना कि शुक्राणु हम जान रहे हैं तो सिर्फ शुक्राणु ही मालूम है। तो नर युग्मक जो होता है उसको पुमाणु या शुक्राणु कहते हैं, और जो मादा युग्मक होती है उसको हम लोग कहते हैं अंड या डिम्ब। ठीक है, अंड या डिम्ब दोनों नाम होता है। दोनों नाम में से कोई भी आपके सामने आ सकता है, या अंड या डिम्ब या पुमाणु या शुक्राणु। समझ आया? अब इसमें जो होता है जीव में अब हम लोग बहुकोशिक जीवों की बात कर रहे हैं, तो हम लोग पौधों में देख सकते हैं कि वो एक लिंगी भी हो सकते हैं और द्विलिंगी भी हो सकते हैं। एक लिंगी मतलब क्या होता है? केवल एक लिंग हो उनके पास, या नर हो या मादा। और द्विलिंगी क्या होते हैं? जिसमें नर भी हो मादा, उसे द्विलिंगी कहते हैं। तो हम तुम लोग को पिछले 10th में देखे थे तुम लोग आदर्श पुष्प। आदर्श पुष्प किसे कहते हैं? तो एक आदर्श पुष्प वो होता है जिसके अंदर तुम लोग को फीमेल पार्ट भी दिखता है और मेल पार्ट में ये सभी मेल है ना ये। हाँ। ये एक आदर्श पुष्प है जिसमें तुमको सारी चीज दिखती है। ठीक है ना? यस सर। एक आदर्श पुष्प है जिसमें फीमेल हिस्सा भी होता है और मेल हिस्सा भी होता है। तो ये द्विलिंगी हो गए। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें सिर्फ मेल हिस्सा होता है, समझ रहे हो? और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें सिर्फ फीमेल हिस्सा होता है। तो वो उसके हिसाब से निर्भर करता है वो एक लिंगी है कि द्विलिंगी। समझ आया? लेकिन जीवों में एक लिंगी लिंग जो है अलग अलग जीवों के अलग अलग होते हैं। ठीक है ना? यस सर। चलिए आज के लिए इतना किया जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इसके आगे का आधा चैप्टर खत्म हो चुका है, आधा चैप्टर बचा है आप लोगों का। आधा पार्ट 1 में ये हो जाएगा, पार्ट 2 में नेक्स्ट आपका चैप्टर हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर। तो फर्स्ट चैप्टर का ये था पार्ट 1।